नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानी बहादुर, जो कि कई पाठ्यक्रमों में भी संग्रहित की गई है। और इस प्रसिद्ध कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी, जो कि समकालीन कहानी में प्रसिद्ध हैं और इनका नाम महत्वपूर्ण है। और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी अमरकांत जी के बारे में जानते हैं संक्षिप्त सा। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपने अब विपुल साहित्य की रचना की। आपने हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, संस्मरण एवं बाल साहित्य की विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई। आपके उपन्यास हैं सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, सुन्नर पांडे की पतोहू, कंटेली राहों के फूल और इन्हीं हथियारों से, विदा की रात। बाल उपन्यास में है वानर सेना, नेहरू भाई, मंगरू सच्चा दोस्त, बाबू का फैसला, खूंटों में दाल है। आपकी कहानी संग्रह जिंदगी और जोग, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, दुख और सुख का साथ, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध। अन्य रचनाओं में है सुग्गी चाची का गांव, एक स्त्री का सफर, झगड़ू लाल का फैसला। आपको विभिन्न सम्मान मिले: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त शिखर पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भी बहुत सारे सम्मान आपको प्राप्त हुए। और 17 फरवरी 2014 में इलाहाबाद में आपका निधन हो गया। आपकी प्रमुख कहानियों में है दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री। और इसी महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे आपकी महत्वपूर्ण कहानी बहादुर। तो आइए चलते हैं कहानी बहादुर पर। सहसा मैं काफी गंभीर था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मटका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरे दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर शाम तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होंगे जिनके भाग्य में सुख होगा नौकर का। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया। उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए। जब वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता तो उसकी माँ को बहुत क्रोध आता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए भी ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उससे वह बहुत चिढ़ती थी। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली आई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने उसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी और उसको वही कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घर में घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए और 9-2-11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था जहां गोरखपुर जाने की बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झन्नाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या क्या हिदायतें दी। शायद यह कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे, उस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है।
अगर वह वहाँ रह गया तो ढंग सहूर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा, उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, न किसी के यहाँ जाए और न किसी का कोई काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसकी घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बात करने की हिदायत निर्मला ने उसको दी, और भी बहुत सारी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या बिल्ली पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या फिर तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती, अरे बहादुर, आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 150 महीनबारी उस पर खर्च ही हो जाए तो क्या हुआ, पर उसे तकलीफ जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज ले आए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर बाहर नीम से दातून तोड़ लाता। वहाँ हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पलवी पर चढ़ जाता। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखता तो कहता, माताजी मेहनत न करो, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आ जाता और मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे से मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बहुत ही कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ याद नहीं आती? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपने माँ के पास पैसा क्यों भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर का होता है। और वह भी हंसता। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर के बाहर एक चादर भी ले आया। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता, बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता, बहुत प्रसन्न नजर आता। इसके बाद कुछ और चीज़ें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता, उसके बाद धीरे धीरे स्वर में गुनगुनाने लगता। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम नहीं समझ पाते, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े से बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता और बरसता। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहता। मैं अपने मोहल्ले के लोगों को पहले से भी ज़्यादा तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर देखता भी नहीं। दूसरे बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग
कि घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो जाती है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार ही कह चुके हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक घर भी न टसकता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज़ दे देता, बहादुर एक गिलास पानी देना, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है उठाना। इस तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता। रात से पहले सभी सो जाते और सवेरे 8 बजे से पहले ना उठते। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान और शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूतों में पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी, रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती जो ऐसा बुरा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना। मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग कर दिया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी, और उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया। तुम साइकिल क्यों नहीं साफ करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और अधिक गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसको समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं हैं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते क्या? हम तुम्हें जिस सुख और आराम से रखते हैं वह क्या कोई रखेगा? जाकर दूसरे के घर में देखो और पता कर लो, नौकर चाकर भरपेट भोजन को तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, आप काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और बड़ी गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेका करती, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की और किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई, और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे पर सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। कुछ नहीं, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेकर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है ना कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेदभाव क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह तना खड़ा रहा। निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है? इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ जो मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर भूखा ही रहा।
सवेरे उठकर पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपनी रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी और बहादुर से कोई गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे से है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर यह सोचकर चुप हो जाता कि नौकर जाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थी। वह अपनी किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी फर्श के नीचे झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूंटे से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक से याद है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। ये रुपए मैंने खूंटे से बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पे रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। यहाँ किसी किसी के यहाँ खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा पूछिए ना। वह इधर आया था, कुछ देर के लिए यहाँ खड़ा भी रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे नहीं नहीं, मैंने कहा। डू यू नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि व प्रफुल्लता थी। मैंने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब भी उसे 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे उसने तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया, और उसने ऐसा काम कभी नहीं किया। पर किसी के दिल की बात को कोई कैसे जान सकता है? ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ नहीं खड़े थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर। नहीं बताएगा तो मैं पीटूंगा और पुलिस की सुपुर्द कर दूंगा, मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं ऐसा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीटते ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तो मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम दूंगा। पर बहादुर ने इनकार किया। इसके बाद साहब 2-3 बार उसे दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को ही देने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर रुक जाते और धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने छोड़ दिया। वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ दिया होगा। भालू बंदर से कम थोड़ी ही होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान तो लिखा ही था। बाद में निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़े, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसे कुत्ते की तरह दुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन जब मैं दफ्तर से विलम्ब से आया, निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखे बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, लेकिन अपनी माँ के पास छोटी लड़की खड़ी थी। अभी अंगीठी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिन मले हुए रखे थे, जैसे सारा घर काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं,
आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी पिताजी किया करता था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सिल हाथ से छूटकर गिर गया और 2 टुकड़े हो गया। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर इसके लिए मैं उसे मारती थोड़ी। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है कि कोई सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े बिस्तर जूते सभी कुछ छोड़ गया। पता नहीं हमने उसमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसको थोड़े ना रोकती, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना उड़ाकर भेजती। हाथों में उसके तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए, अरे वे सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पे छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो कुछ हौड़ हो रहा है। किशोर को बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर कहीं नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो उसे पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी मारता नहीं। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा बैठा जा रहा था। वह चारपाई पर सिर रखकर झुक गया। मैं वहीं चारपाई पर सिर रखकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि ना मैं मारता तो वह शायद न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके जेब की नेकर में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। तो इस तरह आपने सुना अमरकांत जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक कहानी बहादुर। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल में यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य भी पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियों का वाचन किया गया है, तो आप उन्हें भी अवश्य सुनें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।